नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी आउटलुक में। दोस्तों आज हम लोग जीव विज्ञान में पार्ट 1 में प्रमुख पोषक पदार्थ के अंतर्गत विटामिन्स चैप्टर को पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रमुख पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ क्या होता है? तो दोस्तों मनुष्य के लिए नितांत आवश्यक पदार्थ जो मनुष्य के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए जरूरी है उसे हम पोषक पदार्थ कहते हैं। यह मनुष्य को आवश्यक कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है तथा मनुष्य के शरीर का निर्माण करता है और विभिन्न मेटाबॉलिज्म या उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। सामान्यतः मनुष्य इन्हें भोजन से प्राप्त करता है। ठीक है, और इन पोषक पदार्थों को दो भागों में बांटा जाता है, कार्बनिक तथा अकार्बनिक। कार्बनिक के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स तथा विटामिन्स आते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स और विटामिन्स होते हैं। जबकि अकार्बनिक पदार्थों के अंतर्गत जल व खनिज लवण आता है। ठीक है, चलिए अब कार्बोहाइड्रेट्स और वसाएं ये क्या होती हैं? जब ये शरीर में भोजन के माध्यम से अंदर जाती हैं तो ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करती हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट्स और वसाएं ये प्रमुख ऊर्जा उत्पादक पदार्थ हैं। जबकि प्रोटीन ये शरीर का निर्माणात्मक पदार्थ है। यह शरीर के विकास के लिए आवश्यक है। इससे प्रोटीन के माध्यम से या प्रोटीन के द्वारा शरीर का टिश्यू और सेल्स का निर्माण होता है। जबकि विटामिन, जल और खनिज ये उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण, मेटाबॉलिज्म का नियंत्रण और नियमन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन की खोज कब और किसने की? तो सर्वप्रथम 1911-12 में पोलैंड के वैज्ञानिक कासिमिर फंक ने विटामिन शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, तो पोलैंड के कासिमिर फंक ने विटामिन की खोज 1911-12 में की। अगला क्वेश्चन है, विटामिन के प्रकार तथा इनको कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो अभी तक 20 प्रकार के विटामिन ज्ञात हैं, यानी 20 तरीके के विटामिन खोजे जा चुके हैं और इनको सुविधानुसार या फिर इनके क्वालिटी के हिसाब से इनको दो भागों में बांटा गया है, एक जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन आपके कौन कौन से हैं? विटामिन बी और सी, ये जल में घुलनशील हैं। जबकि वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए, डी, ई के एडेक, ए, डी, ई के एडेक। अब तो ये यहाँ पे दो कैटेगरी हैं विटामिन की, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विटामिन से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि विटामिन से कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, यानी इसका आंसर है 0 कैलोरी। विटामिन केवल मेटाबॉलिज्म या उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रण और उनका नियमन करती हैं। इनसे शरीर को कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। और अगला क्वेश्चन है, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी, विटामिन यहाँ पे विटामिनोलॉजी में दो वर्ड हैं, एक तो विटामिन और लॉजी मतलब उसका अध्ययन, तो विटामिनोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन। आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, विटामिन। विटामिन इसका सही आंसर है। विटामिन को हम लोग सहायक आहार कारक कहते हैं। ठीक है, और इस विचार को फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस ने दिया था। स्क्रीन पर आप देखिए, फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस ने, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो इस विचार को फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस ने प्रतिपादित किया था और विटामिन्स को सहायक आहार कारक भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद क्या हैं? तो इसका आंसर होगा आपका पोषक, ऑप्शन डी, पोषक। ये देखिए ऑप्शन डी, पोषक और औषधि प्रभाव। अब यहाँ पे अगर हम न्यूट्रास्यूटिकल्स को ब्रेक करें तो ये न्यूट्रिशन प्लस फार्मास्यूटिकल, यहाँ पे देखिए न्यूट्रिशन प्लस फार्मास्यूटिकल्स में ब्रेक होगा। तो न्यूट्रिशंस का मतलब होता है पोषक तत्व और फार्मास्यूटिकल का मतलब औषधीय प्रभाव। तो देखिए पोषक और औषधीय प्रभाव, और यही आपके ऑप्शन डी में दिया गया है। तो आपका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, पोषक और औषधि प्रभाव। चलिए आगे बढ़ते हैं।
किस भोजन में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, यानी किस भोजन से सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है, सबसे ज़्यादा कैलोरी प्राप्त होती है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, वसा से सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा से सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। और इससे कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वसा जब शरीर के अंदर जाता है भोजन के माध्यम से तो उसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, और उससे 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा शरीर को प्राप्त होती है। ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। जबकि प्रोटीन से, तो प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, ये सेल्स और टिश्यूज़ का निर्माण करते हैं जिससे शरीर की वृद्धि होती है, मसल्स वगैरह बनते हैं। और जबकि विटामिन, मैंने बताया कि ये मेटाबॉलिक और कैटालिटिक रिएक्शंस के लिए उत्तरदायी होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, जीवधारियों में कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं हैं। इनमें जो प्रभुत मात्रा में आवश्यक होती हैं वे कौन सी हैं। तो इसमें आपको चार ऑप्शन दिया गया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे समझिए कि उन पोषक पदार्थों के अलावा जीवधारियों को शरीर में 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, 27 तत्वों को। और इन तत्वों को दो भागों में बांटा गया है, एक मैक्रो और दूसरा माइक्रो। मैक्रो और माइक्रो, मैक्रो यानी जिन तत्वों की आवश्यकता शरीर को अधिक मात्रा में है उनको मैक्रो कहा जाता है, और जिन तत्वों की आवश्यकता सूक्ष्म मात्रा में है शरीर को उनको माइक्रो कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए जो प्रभुत मात्रा में आवश्यक हैं वो देखिए नीचे यहाँ पे नोट पे मैंने डाल दिया है कि जीवधारियों में पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर और क्लोरीन, इनकी आवश्यकता प्रभुत मात्रा में होती है, इसलिए इन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट कहते हैं। जबकि सूक्ष्म मात्रा में कुछ तत्वों की आवश्यकता होती है उनको माइक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे प्रभुत मात्रा में पूछा गया है, तो इनमें से इसमें से कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। तो अब अगर आप ऑप्शन सी देखेंगे तो पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, तो ये चारों यहाँ पे हैं, तो ये ऑप्शन आपका सी राइट होगा, राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। अब देखिए कैल्सीफेरॉल, उसके सामने लिखा हुआ है अस्थिर रुग्णता, नियासिन, पेलाग्रा, चर्मग्राह, और फिर है कोबालामिन, संघातिक रक्ताल्पता, और राइबोफ्लेविन, बेरीबेरी। अब देखिए कैल्सीफेरॉल किसका नाम है, रासायनिक नाम है, तो ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से होने वाले अस्थियों से संबंधित रोग होते हैं, रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, उसको अस्थि रुग्णता कहा जाता है, तो ये सही सुमेलित है। और फिर आपका है नियासिन, नियासिन किसे कहते हैं, तो बी कॉम्प्लेक्स के B3 विटामिन को, विटामिन B3 को नियासिन कहते हैं, इसका रासायनिक नाम है। और इसकी कमी से होने वाला जो रोग है वो पेलाग्रा या चर्मग्राह है, तो ये भी सही सुमेलित है आपका। और विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन कहते हैं, और इसकी कमी से परनिसस एनीमिया यानी संघातिक रक्ताल्पता होती है, घातक रक्ताल्पता होती है, रक्त क्षीणता होती है। ठीक है, तो ये भी सुमेलित है आपका। और राइबोफ्लेविन, इसको विटामिन B2 कहते हैं, और इसकी कमी से जो होता है रोग वो किलोसिस होता है, न कि बेरीबेरी। बेरीबेरी थायमिन की कमी से होता है, विटामिन B1 की कमी से होता है ये, और जिसको थायमिन कहते हैं, थायमिन। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, राइबोफ्लेविन, बेरीबेरी, ये सुमेलित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए नोट डाल के मैंने विटामिन्स और उनके रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोग, ये मैंने यहाँ पे आपको आपकी सुविधा के लिए एक साथ कर दिया है। तो अब यहाँ पे आप इसको याद कर लेंगे। विटामिन ए, इसको रेटिनॉल कहते हैं, रतौंधी होता है इसकी कमी से। B1 को थायमिन कहते हैं और इसकी कमी से होने वाला रोग बेरीबेरी। B2 राइबोफ्लेविन, किलोसिस होता है। B3 नियासिन, इसको पेलाग्रा कहते हैं। B5 पेंटाथेनिक, B6 पायराडॉक्सिन एसिड, इससे रक्त क्षीणता यानी एनीमिया होती है। B7 को बायोटीन, B9 फॉलिक एसिड, और B11 इससे भी एनीमिया होता है। B12 को साइनोकोबालामिन, इससे एनीमिया होता है। परनिसस एनीमिया, घातक रक्त क्षीणता होती है।
विटामिन सी को स्कॉर्बिक एसिड कहते हैं या और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। इस रोग में एक बार घाव हो जाता है चोट लगने के बाद तो वो ठीक नहीं हो पाता और आदमी की मृत्यु हो जाती थी। तो विटामिन डी, इसको कैल्सीफेरॉल कहते हैं, इसकी कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया जैसे रोग होते हैं। विटामिन ई टोकोफेरॉल, इससे रिप्रोडक्टिविटी आदमी की कम हो जाती है, जनन क्षमता कम हो जाती है। विटामिन के नैफ्थोक्विनोन कहते हैं इसको, इससे रक्त का थक्का नहीं जमता, क्लॉटिंग जो है वो नहीं हो पाती और आदमी का ब्लड एक बार निकलना स्टार्ट हुआ तो वो बहता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में सर्वाधिक विटामिन सी किस में पाया जाता है? इस ऑप्शन में, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन में है आपके मिर्च, कुम्हड़े में, मटर में, मूली में। तो आपका राइट आंसर वो होगा मिर्च में, ऑप्शन ए सही है। यहाँ पे मिर्च में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है और चर्म को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए विटामिन सी। सारे सिट्रस फल यानी खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। और यहाँ पे आप देखिए विटामिन सी के सोर्सेज क्या हैं। तो सोर्सेज इसके अच्छे सोर्सेज हैं वो नींबू है, संतरा है, आंवला है। इनमें विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है और विटामिन सी ये चमड़े को स्वस्थ रखने में सहायक होता है, दांतों को डेंटिन के निर्माण में भी सहायता प्रदान करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये स्रोत हैं। तो यह स्रोत हैं, अब देखिए सेब में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल को गुड कोलेस्ट्रॉल में बदलता है और फिर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को, ये सेब में पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, अब सेब में क्या पाया जाता है? तो सेब में पोटेशियम पाया जाता है, केवल पोटेशियम पाया जाता है जो हृदय की धड़कन और हाई बीपी को सामान्य बनाए रखता है। ठीक है, हृदय की धड़कन को नियमित करता है और हाई बीपी को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो सेब में क्या पाया जाता है? तो केवल पोटेशियम पाया जाता है, न कि पोटेशियम और फास्फोरस। ठीक है, आपको ध्यान रखना केवल पोटेशियम पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा सहायक है? घाव भरने के लिए, तो अभी हम लोग ऊपर देखे ही हैं। तो घाव भरने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन सी। ठीक है, इसका रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड और इसकी कमी से होने वाला रोग जो वो स्कर्वी रोग। और इसमें क्या होता है, एक बार घाव हो जाता है तो वो घाव ठीक नहीं होता। ठीक है, और आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो घाव भरने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? विटामिन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? अब देखिए विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत पूछा है तो आपको बिना सोचे समझे ऑप्शन डी मार देना है, आंवला। आंवला देखते ही आपको बताना है कि विटामिन सी का ये सबसे अच्छा, संतरे से भी अच्छा ये विटामिन सी का स्रोत आंवला है। जबकि संतरा भी क्या है? विटामिन सी का स्रोत है, लेकिन आंवला उसमें विटामिन सी सबसे अच्छी मात्रा में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? निम्न में कौन सा शरीर में स्टोरेज उसका नहीं होता? तो यहाँ पे ऑप्शन में आपका क्या क्या दिया हुआ है? ए दिया है, सी दिया है, डी दिया है, ई दिया है। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि ऑप्शन बी विटामिन सी ये भंडारित नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो ये एक वाटर सोल्यूबल है, ये जल में विलेय विटामिन है। तो ये यूरिन के साथ क्या होता है? पानी में घुल जाता है और फिर पानी वो फिल्टर होके यूरिन में जाके यूरिन के साथ निकल जाता है, तो ये संचित नहीं रहता। जबकि विटामिन ई, ए, डी, ई, के ये सब क्या है? फैट सोल्यूबल हैं, तो ये स्टोरेज करते हैं, ये शरीर में बने रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी के लिए जिम्मेदार विटामिन कौन सा है? अब देखिए ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार विटामिन, तो मैंने पहले ही बताया कि नैफ्थोक्विनोन यानी विटामिन के। विटामिन के ये नैफ्थोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है और इसकी कमी हो जाती है तो आदमी में क्लॉटिंग बनना बंद हो जाता है, क्लॉटिंग नहीं बनती, क्लॉटिंग नहीं होती, खून का थक्का नहीं जमता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में
ठीक है, तो इसका भी आंसर आपका विटामिन के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब इसको ध्यान में रखिएगा। आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है, सिंथेसाइज किया जाता है। ठीक है, तो वो कौन सा विटामिन है? तो पहला ऑप्शन है आपका B12, फिर सी है, फिर के है, फिर ए है, और लास्ट में देखिए आपका बोथ विटामिन B12 एंड विटामिन के। तो आंत के जीवाणुओं द्वारा जो संश्लेषित विटामिन होता है वो विटामिन B12 और के दोनों होता है, तो इसलिए यहाँ पे आपका आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है कथन और कारक में है। तो कथन है विटामिन B12 यकृत यानी लीवर में लगभग 3 से 5 वर्षों तक संग्रहित रहता है, और कारक में दिया है, कारण में विटामिन B12 जल में विलेय है। ठीक है, अब उसके बाद नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए तथा आर दोनों सही हैं, और ए का सही स्पष्टीकरण आर है, ए और आर बी है आपका, ए और आर दोनों सही हैं किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है, सी ए सही है परंतु आर गलत है, और डी ए गलत है आर सही है। तो अब आप यहाँ पे देखिए यकृत यानी लीवर में 3 से 5 वर्षों तक स्टोरेज होने वाला विटामिन वो B12 है। कौन सा विटामिन है? B12, और विटामिन B12 जल में विलेय है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर का सही स्पष्टीकरण किंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए एक तो विटामिन B12 जो है वो यकृत में संग्रहित होता है क्योंकि वहीं पे इसका संश्लेषण होता है, और विटामिन B12 ये विटामिन बी और सी हमने क्लासिफिकेशन में देखा था कि विटामिन बी जो है वो जल में विलेय होता है। ठीक है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है, तो B12 भी वाटर सॉल्युबल विटामिन हुआ, तो आर भी सही है, और मतलब इसका कथन भी सही है और कारक भी सही है, लेकिन ये इसका सही स्पष्टीकरण नहीं है क्योंकि स्टोरेज जो है वो वाटर सॉल्युबल विटामिन का नहीं हो सकता क्योंकि ये यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाएगा, तो ये इसका कारण नहीं हो सकता। इसका कारण क्या हो सकता था? आंत के जीवाणुओं द्वारा यह संश्लेषित किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका रासायनिक नाम कोले कैल्सीफेरॉल तथा ऑर्गो कैल्सीफेरॉल है? ठीक है, कोले कैल्सीफेरॉल तथा आर्गो कैल्सीफेरॉल है। अब देखिए यहाँ पे आपका आंसर होगा, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन बी और विटामिन सी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी विटामिन डी। जंतु में 2 प्रकार के 2 सक्रिय विटामिन डी पाए जाते हैं, यानी जो जंतु में विटामिन डी पाया जाता है वो 2 प्रकार के होते हैं, 2 तरीके से सक्रिय होते हैं। एक का नाम D3 कोले कैल्सीफेरॉल होता है और दूसरे का ऑर्गो कैल्सीफेरॉल D2। ये इसका संश्लेषण जंतु शरीर में खुद ही होता है, और जबकि उसका वो सूर्य किरणों से सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कोले कैल्सीफेरॉल और ऑर्गो कैल्सीफेरॉल ये विटामिन डी के नाम ही हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, रतौंधी किसकी कमी से होती है? रतौंधी किसकी कमी से होता है? तो आप सब लोग जानते हैं कि रेटिनॉल यानी विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। ठीक है, और विटामिन ए का कार्य क्या होता है? विटामिन ए जो है वो विजुअल पिगमेंट्स का संश्लेषण करता है जिससे देखने में सुविधा होती है। ठीक है, और इसके सोर्सेज क्या हैं? हरी सब्जियां, गाजर, यकृत यानी लीवर में इसका स्टोरेज होता है इसलिए लीवर है। ठीक है, गाजर से मिलता है विटामिन ए, हरी सब्जियों से मिलता है, मछली के तेल, दूध, मक्खन, अंडा आदि से मिलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? तो इस ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस में पाया जाता है यही आपको बताना है। तो अब देखिए सेब, पपीता, अमरूद, आम सारे फल हैं, और फलों में सबसे ज़्यादा विटामिन ए आम में पाया जाता है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा आम। आम में विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कोई भी फल दिया हो अगर ऑप्शन में आम है तो आप आम मारेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रेटिनॉल, जीरोफ्थैल्मिया, टोकोफेरॉल, बेरी, ऑर्गो कैल्सीफेरॉल, रिकेट्स, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए रेटिनॉल किसको कहते हैं, तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसको। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और इसकी कमी से आँख से संबंधित रोग होता है, यानी
रतौंधी या जीरोफ्थैल्मिया होता है, ठीक है, तो ये सुमेलित है। फिर टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल हम लोग पढ़ चुके हैं कि विटामिन ई को कहते हैं टोकोफेरॉल, और इसकी कमी से होने वाला जो रोग होता है वो जनन की क्षमता कम करता है, रिप्रोडक्टिविटी कम करती है। और जबकि यहाँ पे बेरी बेरी दिया है जो विटामिन बी1 की कमी यानी थायमिन की कमी से होता है, इसलिए ये सुमेलित नहीं है और यहाँ पे आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल, राई का तेल। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत वो गेहूं अंकुर का तेल होता है, यानी जो छिलके होते हैं उनमें विटामिन ई पाया जाता है। तो अब यहाँ पे आपको याद रखना है गेहूं अंकुर का तेल ये विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? कोबाल्ट, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, B1, B2, B6 और B12। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि विटामिन B12 जिसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है, कोबालामीन, कोबाल्ट में कोबालामीन आ रहा है, तो ये आपका राइट आंसर है। B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे कोबाल्ट एक खनिज लवण है। क्या होता है? एक खनिज लवण है, यह B12 का एक महत्वपूर्ण घटक है। B12 की कमी से क्या होता है? अगर पूछा जाए कि B12 की कमी से क्या होता है, तो सबसे पहले तो B12 की कमी होगी तो परनिसस एनीमिया होगी, और फिर क्या होता है, नर्वस सिस्टम की फिजियोलॉजी भी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आंत के जीवाणुओं द्वारा B12 का संश्लेषण किया जाता है, और इसका जो स्रोत है B12 का इम्पॉर्टेंट वो है मांस, मछली, यकृत में ये पाया जाता है, स्टोर होता है, ठीक है ना। और दूध, पनीर इत्यादि ये सब क्या हैं? B12 के सोर्सेज हैं। यानी अगर आपको अपने नर्वस सिस्टम की फिजियोलॉजी मेंटेन करना है, बना के रखना है, तो आप दूध, पनीर, मांस, मछली ये सब सेवन कर सकते हैं। B12 को रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन होता है। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारक में है, यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी, कारण इसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? अब देखिए इसका आंसर जो होगा वो आपका आंसर विटामिन डी और इस यहाँ पे ऑप्शन आपका डी होगा कि ए गलत है परंतु आर सही है। अब देखिए इसको समझ लीजिए कैसे। कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हम जानते हैं कि रतौंधी किससे होती है, तो विटामिन ए यानी रेटिनॉल की कमी से होती है, और हरी सब्जियों में विटामिन ए पाया जाता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो ही जाएगी। क्योंकि हो सकता है वो विटामिन ए किसी और सोर्सेज से ले रहा हो और विटामिन ए की उसको कमी ना हो। तो हरी सब्जियों को बंद करने से रतौंधी नहीं होगी, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे दूसरा कारण में विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो उसे रतौंधी हो जाएगी। तो आर तो यहाँ पे सही है परंतु ए गलत है, क्योंकि हरी सब्जियाँ खाना बंद करने से उसको रतौंधी नहीं होगी, जबकि विटामिन ए की कमी होनी स्टार्ट हो जाएगी, ये सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? अब ऐसा कौन सा विटामिन है इसमें जिसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए, बी, सी और डी। तो हमारे शरीर में इसका निर्माण नहीं होता, यानी हमें इसे बाहर से लेना पड़ता है। तो इसमें विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि कुछ प्रोटीन का निर्माण शरीर खुद ही करता है, एंजाइम का निर्माण शरीर स्वयं करता है, और हार्मोन भी शरीर के अंदर ही उसका निर्माण होता है। जबकि विटामिन ए इसका निर्माण शरीर में नहीं होता, बल्कि इन्हें हमें कुछ पदार्थों के माध्यम से, भोजन के माध्यम से शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं हम इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, विटामिन ए, विटामिन डी और B6 और विटामिन सी। तो अब यहाँ पे आप इसको देखिए, ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे कि विटामिन B6 जिसका रासायनिक नाम
पायराडॉक्सिन है और इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। तो इस विटामिन की वजह से स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक हम लोग याद रख सकते हैं। अगर विटामिन B6 पर्याप्त मात्रा में है तो स्वप्न को याद रखा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची को सुमेलित कीजिए। सूची को सुमेलित कीजिए। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए जो है उसमें विटामिन C लिखा है और उसके सामने रतौंधी लिखा है। क्या लिखा है? रतौंधी। फिर फॉलिक एसिड है, उसके सामने बेरी है। विटामिन ए है, रक्ताल्पता है। फिर विटामिन बी है, स्कर्वी है। अब इसको सुमेलित करना है। तो अब देखिए विटामिन C स्कॉर्बिक एसिड कहते हैं और इसकी कमी से होने वाला रोग स्कर्वी रोग है। तो ए यहाँ पे स्कर्वी, विटामिन C को स्कर्वी से मिला दिया। विटामिन B1 है, ये सॉरी B1 है। विटामिन B1 को थायमिन बोलते हैं और इसकी कमी से होने वाला रोग वो बेरी होता है, तो ये बेरी से मिल जाएगा। विटामिन ए, इसको रेटिनॉल कहते हैं, इसकी कमी से होने वाला रोग रतौंधी होता है। और फॉलिक एसिड को फिर रक्ताल्पता से मिला देंगे। तो ये हमारा सूची को हम लोग ऐसे सुमेलित करेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन है युग्म जो सुमेलित नहीं है। अब इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। विटामिन ए रतौंधी, B3 पेलाग्रा, D वर्णांधता और फॉलिक एसिड रक्ताल्पता। तो आप यहाँ पे देखते ही समझ जाएंगे कि ये जो ए है रेटिनॉल रतौंधी सही है, B3 नियासिन पेलाग्रा सही है, विटामिन D वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस। तो वर्णांधता एक जन्मजात रोग होता है, अनुवांशिक होता है, ये किसी की कमी से नहीं होता। और जबकि विटामिन D जिसको हम लोग कैल्सिफेरॉल कहते हैं, इसकी कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया जैसे रोग, हड्डी के रोग होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये देखिए वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस एक एक्स लिंग संलग्न वंशागति रोग है। विटामिन D की कमी से इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन सा सुमेलित नहीं है। विटामिन D सुखंडी या सूखा रोग रिकेट्स, सी मसूड़ों में खून आना, ए गठिया, विटामिन B1 बेरी। तो यहाँ पे आप सीधे सीधे बता सकते हैं कि ए गठिया रोग, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है। 4 ऑप्शन है नियासिन, थायरॉक्सिन, राइबोफ्लेविन, पायराडॉक्सिन। अब कौन सा यौगिक विटामिन नहीं है। नियासिन B3 को कहते हैं, राइबोफ्लेविन B2 को कहते हैं, पायराडॉक्सिन B6 को कहते हैं। तो बचा कौन सा? थायरॉक्सिन। तो ये विटामिन नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। ऐसे वीडियोस को पाने के लिए आप हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।